Hello, myself Arpita Shukla and you are watching Crux of Law Academy. हमने बात कर ली है सेक्शन 43 तक पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 के। अब बात करेंगे सेक्शन 44 की जो बात करता है रिवीजन की। यहाँ पे क्या बोला गया, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास पावर होती है, वो कह सकता है कॉल फॉर रिकॉर्ड के लिए। क्या कह सकता है? कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ एनी केस डिसाइडेड बाय एनी सबऑर्डिनेट टू इट। कोई भी कोर्ट जो सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट के, उनसे क्या कह सकता है, वो रिकॉर्ड कॉल कर सकता है रिकॉर्ड्स के लिए। ठीक है, अब वो हाई कोर्ट क्या क्या देखेंगे? हाई कोर्ट देखेंगे कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनसे वो क्या कर रहे हैं, जो उनको जुरिस्डिक्शन दिया है उसके एक्सीड तो नहीं कर रहे, मतलब अपनी लिमिट से आगे तो नहीं जा रहे। जितना उनको जुरिस्डिक्शन दिया वहीं तक के केसेस को देख रहे हैं ना, अपनी जो लिमिट है उसको एक्सीड तो नहीं कर रहे। तो अल्ट्रा वायर्स की बात करिए यहाँ पे। और ये देखेंगे हाई कोर्ट जो उनको जुरिस्डिक्शन दिया गया है उसको फेल तो नहीं होगी उसको एक्सरसाइज करने में। जो उनको जुरिस्डिक्शन दिया है वो जितना जुरिस्डिक्शन दिया और जो उनका काम है उस चीज को एक्सरसाइज करने में वो फेल तो नहीं हो रहे। तो इसमें क्या बात करिए, इंट्रा वायर्स की बात करी हुई है। ठीक है, फर्स्ट में क्या कहा गया था, एक्सीड मतलब लिमिट जो है जुरिस्डिक्शन की लिमिट को तो एक्सीड नहीं कर रहे। और बी में क्या कहा गया है, जो उनको जुरिस्डिक्शन की लिमिट दी गई, जो जुरिस्डिक्शन दिया गया है उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल तो नहीं हो रहे। ठीक है, ये देखेंगे। और सी में क्या देखेंगे, जो उन्होंने जजमेंट दिया है, जो जुरिस्डिक्शन जो उनको दिया गया है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो जजमेंट इलीगली तो नहीं है, या उस जो जजमेंट में मटेरियल इरेगुलरिटी तो नहीं है। तो हाई कोर्ट क्या क्या देखेंगे, हाई कोर्ट हाई कोर्ट के पास रिवीजन की पावर होगी। वो क्या कह सकते हैं, कॉल फॉर रिकॉर्ड के लिए बोल सकता है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। और उस टाइम वो क्या देखेंगे, वो 3 पॉइंट्स को देखेंगे। पहला देखेंगे कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन दी है वो एक्सीड तो नहीं कर रहे, मतलब अल्ट्रा वायर्स की बात हो रही है यहाँ पे। और बी में क्या देखेंगे, जो उनको जुरिस्डिक्शन दी गई है उसको परफॉर्म करने में फेल तो नहीं हो रहे हैं, तो इंट्रा वायर्स की बात करी गई है। और थर्ड में क्या दिया गया है कि जो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो उनको जुरिस्डिक्शन दी गई वो एक्सरसाइज करते वक्त वो इलीगली तो नहीं कर रहे, या उनके जो जुरिस्डिक्शन कर रहे हैं वो मटेरियल इरेगुलरिटी तो नहीं है उनके केसेस में। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 44 है। सेक्शन 44 बात करता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन कितनी होगी, 90 डेज की लिमिटेशन होगी। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री अपील्ड अगेंस्ट। ठीक है, जब से डिक्री है तो कब से, 90 दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री अपील्ड अगेंस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हम चैप्टर 5 की, जो बात करता है सप्लीमेंटल प्रोविजंस की। वो कहाँ तक है, सेक्शन 45 to 51 तक के। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 45 की। हम बात करते हैं सेक्शन 45 की, जो क्या बात कहता है, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स। इसमें क्या है, जो हाई कोर्ट है वो क्या कर सकता है, पावर प्रदान कर सकता है किसको, किसी भी पर्सन को। क्वेश्चन आएगा कि जो हाई कोर्ट है पावर किसको कन्फर करेगा, तो इसमें आंसर आएगा किसको, किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन को। किसके द्वारा? बाय नेम और बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस के द्वारा। ठीक है, सेक्शन 45 में कहा गया है जो हाई कोर्ट है किसी को भी पावर दे सकता है और किसी भी पर्सन को पावर दे सकता है बाय नेम और बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 46 की, जो बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ पावर्स ऑफ ऑफिसर। जो सेक्शन 45 में हमने किसी भी पर्सन को हाई कोर्ट ने पावर्स दी हैं, वो कब तक अपनी कंटिन्यूस कर सकता है, अपनी पावर्स को कब तक कंटिन्यूटी में रख सकता है, जब तक कि लोकल एरिया में उस पावर्स की क्या है, एक्सरसाइज जरूरत है तब तक, या फिर जब तक हाई कोर्ट क्या कर सकता है, डायरेक्ट करता रहेगा, तब तक क्या होगा, वो पर्सन उस पावर पे बना रहेगा। ठीक है, सेक्शन 45 में क्या कहा था, जो हाई कोर्ट होगा वो किसी भी पर्सन को पावर कन्फर कर सकता है बाय नेम या बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस के द्वारा। और जो सेक्शन 46 है वो कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ पावर ऑफ ऑफिसर्स, और जो ऑफिसर्स है वो कैसे अपनी पावर्स को कंटिन्यूस कर सकेंगे। अंडर सेक्शन 45 में जो पर्सन्स थे जिनको कन्फर की गई थी हाईकोर्ट के द्वारा पावर, वो एक्सरसाइज करेंगे सेम पावर उस लोकल एरिया में, जब तक वो उनके पास लोकल एरिया में जब तक वो काम है तब तक उस पावर पे क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस रह सकते हैं। और या फिर जब तक हाई कोर्ट जो है ना डायरेक्ट करता है कि भाई जब अभी तक तब तक तुम्हें इस पावर को तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हें ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये क्या करेगा, कंटिन्यूस ये जुरिस्डिक्शन के लिए आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, सेक्शन 45 और 46। अब बात करते हैं सेक्शन 46A की। बात करते हैं सेक्शन 46A की, जो बात करता है प्रोविजन रिगार्डिंग पिटिशन राइटर। किसकी पिटिशन राइटर की अगर पूछा जाए पिटिशन राइटर कहाँ बताया गया, तो सेक्शन 46A में बताया गया। और कौन इनको अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट क्या करेगा, रूल बनाएगा किसके रिगार्डिंग, फ्रॉम टाइम टू टाइम
किसके रिगार्डिंग बनाएगा? पिटिशन राइटर के थ्रू। कौन बनाएगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बनाएंगे रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम पिटिशन राइटर के थ्रू। अब बात करेंगे जो एक कहता है डिक्लेयरिंग व्हाट पर्सन शैल बी परमिटेड टू एक्ट एज अ पिटिशन राइटर। जो हाई कोर्ट होगा वो डिक्लेयर करेंगे कि कौन से पर्सन पिटिशनर राइटर होंगे, और भी किसमें, वो जो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उसमें कौन पिटिशनर राइटर्स होंगे, वो कौन डिक्लेयर करेगा? वो हाई कोर्ट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे? रेगुलेट क्या कर सकते हैं? इशू ऑफ लाइसेंस रेगुलेट कर सकते हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस कर सकते हैं, और स्केल ऑफ फीसेस, जो फीसेस होती हैं, क्या फीस होगी, क्या लाइसेंस इशू करेंगे, इशू होगा, तो ये सब कौन देखेंगे? ये हाई कोर्ट देखेंगे। अब बात करते हैं डिटरमाइनिंग द अथॉरिटी बाय विच ब्रीचेस कैन। अगर कोई भी ब्रीच होता है, ठीक है, तो उनको कौन देखा? हाई कोर्ट देखेंगे। और अथॉरिटी, और क्या देखेंगे? क्या इन्वेस्टिगेट होगा, क्या पेनल्टी इंपोज होगी, वो किसके द्वारा देखा जाएगा? हाई कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा, ठीक है। हमने क्या देखा? सेक्शन 46A में प्रोविजन रिगार्डिंग पिटिशन राइटर के। इसमें क्या हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं? टाइम टू टाइम रूल बना सकते हैं इससे रिलेटेड। और क्या करेंगे? क्या करेंगे? डिक्लेयरिंग व्हाट पर्सन शैल बी परमिटेड, कौन कौन से पर्सन परमिट किए जाएंगे पिटिशन राइटर्स के लिए, वो भी कौन? जो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उसमें, ठीक है। और रेगुलेट क्या कर सकते हैं? इश्यू ऑफ लाइसेंस कर सकते हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस कर सकते हैं, स्केल ऑफ फीसेस कर सकते हैं। और जो कोई भी ब्रीचेस हो रहे हैं उसकी अथॉरिटी किसके कौन डिटरमाइन किया? हाई कोर्ट डिटरमाइन करेगा। और देखेंगे क्या इन्वेस्टिगेशन होगी और क्या पेनल्टी इंपोज होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 47 की। किसकी बात करें? 47 की, जो बात करता है कंट्रोल ऑफ लिस्ट ऑफ हॉलीडेज की। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। लिस्ट ऑफ हॉलीडेज कौन बनाता है? जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उनके पास अथॉरिटी होती है, वो क्या करेंगे? जनरल ऑर्डर देंगे। किसको देंगे? हाई कोर्ट को जनरल ऑर्डर देंगे। और हाई कोर्ट क्या करेगा? वो प्रिपेयर करेगा लिस्ट ऑफ हॉलीडेज इन सिविल कोर्ट्स में, ठीक है, सिविल कोर्ट्स में। और अब कहते हैं, और वो जो लिस्ट होगी वो लिस्ट पब्लिश होगी, किसमें होगी? ऑफिशियल गैजेट में होगी, ठीक है। अब बात करें अगर अथॉरिटी किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वो किसको ऑर्डर देगी? हाई कोर्ट को देगी। और हाई कोर्ट क्या करेगा? लिस्ट प्रिपेयर करेगी हॉलीडेज की सिविल कोर्ट्स में, और वो कहाँ पब्लिश होंगे? वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट केस था सरदारनी कुलदीप कौर वर्सेस श्री मदन लाल का केस था, जिसमें कहा गया था जो सिविल कोर्ट्स है, जो सिविल केसेस है वेकेशन में कब हियर करे जाएंगे? तो इसमें कहा गया जो सिविल कोर्ट्स है वो हियर करेंगे सिविल केसेस तभी जब पार्टीज की कंसेंट होगी, और वो केसेस को कब सुने? पार्टी की कंसेंट होगी तभी वो क्या करेंगे? वेकेशंस पे सिविल केसेस को देखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा लिस्ट ऑफ हॉलीडेज कौन बनाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 47। देखिए ये 47A से 51 सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। 47A बात करता है प्रोविजन रिगार्डिंग पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। 48 हमारा रिपील हो चुका है। सेक्शन 49 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट एंड इंडियन कोड फी एक्ट के बारे में बात करता है। सेक्शन 50 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन पंजाब जनरल क्लॉजेज एक्ट 1898। और सेक्शन 51 कहता है रेफरेंसेस इन एग्जिस्टिंग इनैक्टमेंट टू चीफ कोर्ट्स। हम क्या करेंगे? अब जो लास्ट में हमारे जो ये सेक्शन है हम इनके एक बार मार्जिनल हेडिंग्स को देख लेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आता भी है हेडिंग्स के ऊपर तो आप कर सके। देखिए एक बार आप क्या करते हैं, हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं आगे के पहले के जो हमने सेक्शंस पढ़े हैं। सेक्शन एक्ट, अभी पंजाब कोर्ट एक्ट का क्या है? एक्ट नंबर 6 ऑफ 1918 है। इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2 पार्ट्स है। टोटल चैप्टर कितने? पार्ट फर्स्ट में 1 चैप्टर, पार्ट 2 में 5 चैप्टर्स है। ये एसएन किसके द्वारा दिया गया? लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पंजाब के द्वारा 30 मई 1918 में दिया गया था। और गवर्नर जनरल ऑफ पंजाब के द्वारा 12 जून 1918 में दिया था। पब्लिश हुआ था ऑफिशियल गैजेट में 12 जुलाई 1980 में होता। पार्ट फर्स्ट में क्या बताया गया था? सिर्फ शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड और भी सेक्शंस थे, बट लेकिन हमें सिर्फ पार्ट फर्स्ट देखना था, जो बात करता है पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 की। और एक्सटेंड हुआ था हरियाणा वर्ड का किसमें के द्वारा हुआ था? हरियाणा अडॉप्शन ऑफ लॉ एक्ट 1968 के द्वारा हुआ था। पार्ट 2 में क्या सेक्शन 1 और 2 क्या होता? रिपील हो गए थे, ठीक है। अब लेकिन सेक्शन 2 में क्या था? पार्ट 2 के उसमें कहा गया था कोई भी जो सेक्शंस रिपील हुए हैं वो 4th कॉलम के स्केड्यूल के 4th कॉलम में बताया गया, ठीक है। और सेक्शन 3 की डेफिनेशन क्लॉज देखते हैं। एक फर्स्ट क्या कहता है? स्मॉल कॉज की बात करता है। सूट्स ऑफ सिविल नेचर कैसे होंगे? कॉग्निजेबल होंगे स्मॉल कॉज कोर्ट के द्वारा, वो भी किसके अंदर आएंगे? प्रोविंशियल ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट 1887 के अंदर आएंगे। लैंड सूट की बात करी थी सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में, जो कहता है अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में जो सूट है वो रिलेटेड होते हैं लैंड से, तो वो क्या करे? जो सेक्शन 4 की सबसेक्शन 1 में जो डिफाइन किया है किसके? पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 में, वो माने जाए वो होंगे लैंड सूट के अंदर आएंगे, ठीक है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? पंजाब टेनेंसी एक्ट में एनी राइट और इंटरेस्ट भी माना जाएगा, और
अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट के 1887 में कौन कौन से जो ऑक्यूपाइड नहीं करेंगे बिल्डिंग और किसी भी विलेज और टाउन में, या जो ऑक्यूपाइड करेंगे एग्रीकल्चर पास्चर पर्पज ऑफ बिल्डिंग के लिए, ठीक है, वो लैंड में आएगा। और सब सेक्शन 3 का सब सेक्शन 3 क्या कहता है, अनक्लास सूट, कोई भी स्मॉल कॉज, नीदर स्मॉल कॉज और नो लैंड सूट, ठीक है, जो ना ही स्मॉल कॉज है और ना ही लैंड सूट है, वो कोई किस में आता है, अनक्लास सूट के अंदर आते हैं। वैल्यू क्या होगी, वैल्यू की बात करें इसमें सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, सूट का जो सब्जेक्ट मैटर होगा वही वैल्यू होगी, ठीक है। चैप्टर 2 का सेक्शन 4 to 17 क्या हो गया, रिपील हो गया था। चैप्टर 3 क्या था, चैप्टर 3 में कितने सेक्शन थे टोटल, 18 to 37 सेक्शन थे, और नंबर उसमें कौन कौन से रिपील हो गए थे, सेक्शन 23, 32 एंड 35 रिपील हो गए थे। चैप्टर 3 किसकी बात करता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करता है। सेक्शन 18 में क्या क्लासेस ऑफ कोर्ट्स की बात करी गई है, उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा मतलब कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज के अलावा स्टैब्लिश जो किए गए हैं प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट के द्वारा, ऐसे कोर्ट जो किसी और इनेक्टमेंट के द्वारा हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से सिविल कोर्ट्स होंगे, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज सेक्शन 20 में हम पढ़ेंगे, कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हम सेक्शन 21 में पढ़ेंगे। और बात करते हैं हम कोर्ट ऑफ सिविल जज कौन कौन से होंगे, हमने देखा था कोर्ट ऑफ सिविल जज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सेक्शन 22 में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, वो होंगे कोर्ट ऑफ सिविल जज होंगे, सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन होंगे। सीनियर डिवीजन में कौन कौन होंगे, सीनियर जज सिविल जज होंगे, अपर सीनियर जजेस होंगे और अपर सीनियर जजेस होंगे। और जूनियर डिवीजन में क्या होंगे, वो एंट्री लेवल के होंगे, ठीक है। और सिविल जज होंगे, सिविल जज ग्रेड 2 होंगे और सिविल जज ग्रेड 1 होंगे। सेक्शन 19 क्या था, सिविल डिस्ट्रिक्ट की बात करता है, कौन इसमें डिवाइड करें सिविल डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, डिवाइड करेगी टेरिटरीज को सिविल डिस्ट्रिक्ट्स में, या ऑल्टर कर सकती है डिस्ट्रिक्ट के लिमिट्स को या उसके नंबर्स को, ठीक है। सेक्शन 20 क्या था, डिस्ट्रिक्ट जज की बात करता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद अपॉइंट करेगी किसको, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करेगी। और हाई कोर्ट क्या करेगा, पोस्ट दे सकेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट जज को कि उनको जुरिस्डिक्शन बताएगा, ठीक है। और क्या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, से एक पर्सन को, जो एक सेम पर्सन को 2 या 2 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में भी क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। सेक्शन 21 क्या कहता है, एडीजे की बात करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से एडीजे को अपॉइंट करेंगे और एडीजे वो उन केसेस को डिस्पोज करेगा जो हाई कोर्ट क्या करेगा, जनरल और स्पेशल ऑर्डर के द्वारा डायरेक्ट करेंगे, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे वो मेक ओवर करेंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को केसेस, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 21 है, असाइनमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की बात करता है। हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट जज है असाइन करेंगे किसको, एडीजे को, कोई भी फंक्शन ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट जज के फंक्शंस को कौन असाइन करेगा, हाई कोर्ट और डीजे किसको करेंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को करेंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट जज केसेस देखते हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को असाइन कर देंगे केसेस को, ठीक है। और वो केसेस कौन कौन से हो सकते हैं, फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, किसी भी सूट और अपील के रजिस्टर से रिलेटेड या रिसीविंग से रिलेटेड, ठीक है। और जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा फंक्शन, वो माना जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट जज ने ही उस फंक्शन को क्या करा है, डिस्चार्ज किया है। सेक्शन 22 क्या कहता है, सिविल जज की बात करता है। सिविल जज मैंने आपको बता दिया था ऊपर सेक्शन 18 में कि कौन कौन से सिविल जज सीनियर डिवीजन होंगे, सिविल जज जूनियर डिवीजन होंगे, और उन्हें अपॉइंट कौन करेगा, उनके जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो क्या, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट होगा वो क्या करेगा, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के द्वारा फिक्स करेगा नंबर्स सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन के, ठीक है। और हाई कोर्ट बताएगा सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन को कि उनका जुरिस्डिक्शन क्या होगा उनका। और अब सेक्शन 24 क्या था, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया था, हरियाणा में भी पूछा गया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू बी या सिविल कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होगा। और क्या माना जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज जो है ना, माने कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट होगा, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज क्या माना जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर प्रिंसिपल सिविल कोर्ट माना जाएगा। उनके पास क्या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा, ठीक है। सेक्शन 25 में क्या बात करी थी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन सूट्स की, वो बात करते हैं पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन की, ठीक है। और इसमें क्या, जो कोर्ट्स होगा डिस्ट्रिक्ट जज का, उनके पास जुरिस्डिक्शन होगा ओरिजिनल सिविल सूट का विदाउट लिमिट, मतलब कोई कितनी भी लिमिट का वो सूट्स को वैल्यू को देख सकते हैं। सेक्शन 26 की बात करती है पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन है, सिविल जज जूनियर डिवीजन की। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज होगा ओरिजिनल सूट में, वो क्या हो सकता है, किसी भी वैल्यू ऑफ एनी पर्सन, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। उस पर वो अपॉइंट होगा सिविल जज सीनियर डिवीजन के तौर पे और सिविल जज जूनियर डिवीजन के तौर पे। और वो कौन डिटरमाइन करेगा, हाई कोर्ट डिटरमाइन करेंगे उनकी पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन को। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे हाई कोर्ट के, वो कौन बताएगा, उनकी लिमिट्स को, पेक्यूनियरी लिमिट्स को हाई कोर्ट बताएंगे, ठीक है। अब सेक्शन 27 क्या कहता है, लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन की बात करता था, किसकी, सिविल जज सीनियर डिवीजन है, सिविल जज जूनियर डिवीजन की। वो डिटरमाइन किसके द्वारा होगा, हाई कोर्ट के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा लोकल लिमिट्स को। और स्पेशल जजेस एंड बेंचेस बताई थी सेक्शन 28 में,
स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, हाईकोर्ट की कंसल्टेशन के बाद अपॉइंट करेगी सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन को, और हाईकोर्ट क्या करेगा, सारी पावर्स कन्फर करेगी सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन को। कौन सी पावर, जो पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ सूट्स की या विद रिस्पेक्ट टू सूट जनरली इन लोकल एरिया के, ठीक है। या फिर एरिया आता है जो जो सूट में से रिगार्डिंग, उनको कौन करेगा, हाईकोर्ट कन्फर करेगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो डायरेक्ट करेगा कोई भी अनइवन नंबर ऑफ पर्संस, मतलब सेम डिस्क्रिप्शन के और एक्सरसाइजेबल होगा सेम एरिया में, वो कहाँ बैठेंगे, एक बेंच बनाएगी जो उस बेंच में एक साथ बैठेंगे। को कितने नंबर होने चाहिए, अनइवन नंबर होंगे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एक बेंच क्रिएट करेगी जिसको पावर्स दी जाएगी, जिसको वो केस सॉल्व कर सके, और वो बेंच बैठेगी, उसके मेंबर कितने होंगे, अनइवन नंबर ऑफ जजेस वो बैठे जाएंगे, ठीक है। और जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा वही माना जाएगा बेंच का डिसीजन है। और जो बेंच बनाई गई थी उसमें जो उनको जो पावर्स दी गई थी वो माना जाएगा कि वो उनके पास क्या है, वो माना जाएगा सिविल जज जूनियर डिवीजन की बेंच थी, ठीक है। और सिविल जज सीनियर डिवीजन की बेंच थी एज पर सर्कमस्टांसेस के द्वारा। सेक्शन 29 बात करता है पावर टू इन्वेस्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन विद स्मॉल कॉज कोड, मतलब किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीजन या सिविल जज जूनियर डिवीजन को स्मॉल कॉज कोड की पावर दी है। ये पावर हाईकोर्ट देगा बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। जो भी यहाँ प्रोसीजर चलेगा कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज का, वो चलेगा अंडर प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट के अंदर चलेगा फॉर ट्रायल ऑफ सूट्स के लिए। यहाँ पर जो सूट का वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट अगर ये पावर दे रहा है तो वो क्या कर सकता है, स्मॉल कॉज कोर्ट की पावर को विड्रॉ भी कर सकता है। सेक्शन 30 करता है एक्सरसाइज बाय सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन की बात करता है। जुरिसडिक्शन डिस्ट्रिक्ट इन सिविल, हाईकोर्ट कोई भी जनरल स्पेशल ऑर्डर पास करके किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जुरिसडिक्शन सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन को दे सकता है, ठीक है। हाईकोर्ट जनरल और स्पेशल ऑर्डर पास करके ऑथराइज करेगा कि किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन को कि वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, एक डीजे ले सकते, जो वो वाली कॉग्निजेंस ले सकता है जो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले सकता था या डिस्ट्रिक्ट जज ट्रांसफर कर सकता था केसेस को। ये सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन को जज है, ये डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में होंगे, और ये जो केस ट्रांसफर होंगे वो केस वही होने चाहिए जो आगे बताए हैं। वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, प्रोसीडिंग अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट, प्रोबेट एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट विच कैनॉट बी डिस्पोज बाय डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट जज विड्रॉ कर सकता है किसी भी प्रोसीडिंग को जो डिस्ट्रिक्ट जज ने सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन को दी थी, और उस प्रोसीडिंग को खुद डिस्पोज करेगा या फिर ट्रांसफर कर देगा किसी ऐसी कोर्ट को जो डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में आती है और वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। प्रोसीजर केस डिस्पोज होगा उसी हिसाब से जो रूल्स एप्लीकेबल है उस प्रोसीडिंग को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ठीक है। अब सेक्शन 31 बात करता है प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट्स की। हाई कोर्ट जो है फिक्स करेगा प्लेसेस को, और प्लेसेस को और प्लेस और जो प्लेसेस है फिक्स्ड होंगी किसके, बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन भी जा सकती हैं, लोकल लिमिट से बाहर भी जा सकती हैं, ठीक है। जब तक कि कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया हो तब तक जो कोर्ट स्टैब्लिश की गई है उसी के ऊपर वो कोर्ट माना जाएगा। सेक्शन 32 क्या कर देगा, रिपील कर देगा। सेक्शन 33 बात करता है कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स की बात करता है। यहाँ कहा गया है कि हर कोर्ट के ऊपर कंट्रोल हाई कोर्ट का होगा, बट जो सिविल कोर्ट्स होंगे उसका कंट्रोल और सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जज का होगा। ओवरऑल कंट्रोल हाई कोर्ट का होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर भी किसका कंट्रोल होगा, हाई कोर्ट का होगा, और हाई कोर्ट किसके अंदर कंट्रोल करेगा, और सिविल कोर्ट्स के अंदर, ठीक है। और जो सेक्शन 35(4) बात करता है वो बात करता है पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस। इसमें क्या, जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो रिटर्न ऑर्डर के द्वारा डायरेक्ट करेगा अपने कोर्ट को या किसी और कोर्ट को जो उसके कंट्रोल में आता है कि वो जिससे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सिविल बिजनेस को, ठीक है। कि किसके पास कितना कौन सा कोर्ट केसेस देखेंगे, कौन सी प्रोसीडिंग्स देखेंगे, ठीक है। सेक्शन 35 ओमिट कर दिया गया। सेक्शन 36 बात करता है पावर टू फाइन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा और या कोई भी कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कंट्रोल में आएगी वो फाइन कर सकता है 1 मंथ की सैलरी किसको, जो अगर कोई भी जो मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स है वो मिसकंडक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में, ठीक है। अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की रिवर्स हो सकती है और मॉडिफाई हो सकती है, और ये जो अपील जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अपने मोशन में फाइन कर सकता है 1 मंथ की सैलरी भी, ठीक है। और सेक्शन 37 बात करता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट की प्रीवियस सैंक्शन लेकर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को डेलीगेट करेगा किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन को पावर किसकी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ठीक है। और चैप्टर 4 बात करता है एपीलेट एंड डिविजनल जुरिसडिक्शन, जो सेक्शन 38 to 44A तक बताया गया है। सेक्शन 38 क्या बात करता है अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की। डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अगर कोई भी डिक्री ऑर्डर पास करते तो उसकी जो अपील जाएगी हाई कोर्ट के पास जाएगी, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में होना चाहिए। सेक्शन 39 बात करता है अपील फ्रॉम सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन। जो सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन अगर कोई भी डिक्री ऑर्डर पास कर रही है तो उसकी अपील किसके पास जाएगी,
डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी अगर वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, या किसी हाई कोर्ट के पास जाएगी अदर केसेस में, ठीक है। और क्या बात कही गई थी, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी अपील आई है किसी, अगर हरियाणा के पास सॉरी हाई कोर्ट के पास कोई भी अपील पेंडिंग है तो वो क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा डिस्ट्रिक्ट जज को। और इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू की अगर हाई कोर्ट के पास अपील पेंडिंग है तो किसको ट्रांसफर कर देंगे, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज को कर देंगे उनकी ऑर्डिनरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में कोई भी अगर अपील आ रही है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उस अपील को देखेंगे। और जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होंगे वो अपील को देखेंगे ओनली तभी जब हाई कोर्ट जो है ना जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा डायरेक्ट करेंगे एडीजे को कि आपको ये अपील देखनी है, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेगा, मेक ओवर करेगा किसको, एडीजे को। सेक्शन 40 बात करता है पावर टू ट्रांसफर टू सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन अपील फ्रॉम द सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन अगर कोई भी डिग्री ऑर्डर पास करता है तो डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा किसी और, कर सकते हैं किसी और सिविल जज जूनियर डिवीजन या सिविल जज सीनियर डिवीजन को अपने कंट्रोल, कौन से उसको जिनके जो डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं और वो जो कॉम्पिटेंट है उस अपील को डिस्पोज करने के लिए, ठीक है। सेक्शन 40 की बात कर ली। सेक्शन 41 में सेकंड अपील की बात करते हैं। अपील की बात करता है कोई भी, इसमें क्या कहा है सेकंड अपील में, हाई कोर्ट के पास जाएगी सेकंड अपील अगर कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करता है, कोई केसेस देखता है और डिग्री ऑर्डर पास करता है। और वो कौन कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कोई भी ऐसा लॉ या कस्टम यूसेज जो लॉ फोर्स में है उसके वो ऐसा डिसीजन आ गया जो उस लॉ के कॉन्ट्रेरी है, या फिर कोई भी इस मटेरियल इशू को डिटरमाइन करने में फेल हो जाता है, या फिर कोई भी प्रोसीजर जो प्रोवाइड किया गया सीपीसी के द्वारा उसमें सब्सटेंशियल एरर या डिफेक्ट आता है। और कोई भी आपकी अपील जो डिग्री इसमें क्या है, एन अपील ऑफ डिग्री पास एक्सपर्ट है, कोई भी जो एपिलेट डिग्री आएगी वो किसको क्या मानी जाएगी, एक्सपर्टे पास कर दी गई। सेक्शन 42 कहता है सेकंड अपील और नो अदर ग्राउंड्स, कोई भी सेकंड अपील नहीं आएगी, सिर्फ जो सेक्शन 41 में बताया उसके अलावा कोई भी सेकंड अपील नहीं आ सकती, या फिर और सेकंड अपील नहीं आएगी उन केसों में जो कॉग्निजेबल लिया गया है कुछ स्मॉल कॉज कोर्ट के द्वारा जिनकी वैल्यू 3000 रुपए से ज्यादा नहीं है। सेक्शन 43 ओमिट कर दिया। सेक्शन 44 में रिवीजन लिया जाएगा। रिवीजन किसके द्वारा होगा, हाईकोर्ट के द्वारा। हाईकोर्ट कह सकता है कॉल फॉर रिकॉर्ड के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट को, ठीक है। कब क्या करेगा, वो देखेगा हाईकोर्ट कौन कौन से पॉइंट्स देखेंगे, वो देखेंगे जो जुरिस्डिक्शन है सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास वो एक्सीड तो नहीं कर रहे हैं वो, और दूसरे पॉइंट में क्या देखेंगे कि जो उनको जुरिस्डिक्शन दी गई है सबऑर्डिनेट कोर्ट की वो उस जुरिस्डिक्शन को ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल तो नहीं हो रहे, और देखा जाएगा जो जुरिस्डिक्शन है वो इलीगली और मटेरियल इरेगुलरिटी तो नहीं है। सेक्शन 44A बात करता है 90 डेज पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात करता है। चैप्टर 5 हमने बताया था सप्लीमेंटल प्रोविजन की बात करता है तो सेक्शन 45 to 51 तक है। सेक्शन 45 कहता है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, हाईकोर्ट क्या करेगी, पावर देगी किसी भी पर्सन को आइदर बाय नेम और बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस के द्वारा। और सेक्शन 46 क्या कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ पावर ऑफ ऑफिसर्स, जो अंडर सेक्शन 45 में जो ऑफिसर्स थे, सेक्शन 45 में जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए तो उनको पावर दी गई थी हाईकोर्ट के द्वारा, वो कब तक लोकल एरिया में जब तक उनकी पावर की जरूरत है तब तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, और या फिर हाईकोर्ट बताता है कि आपको जब तक हाईकोर्ट डायरेक्ट करता है तब तक क्या कर सकते हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी पावर ऑफ पावर्स को, ठीक है। सेक्शन 46 से बात करते हैं प्रोविजन रिगार्डिंग पिटिशन राइटर्स। इनको कौन करता है, हाईकोर्ट क्या करेगा, टाइम टू टाइम रूल्स बनाएगा पिटिशन राइटर्स से रिलेटेड, और क्या करेगा जो डिक्लेयर करेगा कि कौन से पर्सन जो है ना परमिट कर जा सकते हैं पिटिशन राइटर के तौर पे, ठीक है। और जो हाईकोर्ट के क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट में कौन से पर्सन पिटिशनर राइटर के तौर पे परमिट किए जा सकते हैं, और क्या करेंगे, रेगुलेट कर सकते हैं हाईकोर्ट, इश्यू ऑफ लाइसेंस देख सकता है, किसको रेगुलेट कर सकता है, इश्यू ऑफ लाइसेंस को, कंडक्ट ऑफ बिजनेस को, स्केल ऑफ फीस को। और सी में क्या बताया गया, हमने डिटरमाइन कर सकता है अथॉरिटी को, अगर कोई अथॉरिटी ब्रीच कर देते तो उनको क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, पेनल्टी को इम्पोज कर सकता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 47 की, जो बात करता है कंट्रोल ऑफ लिस्ट ऑफ हॉलीडे। जो स्टेट गवर्नमेंट होगा क्या करेगा, जनरल और स्पेशल ऑर्डर से हाईकोर्ट को क्या करेगा, जनरल ऑर्डर देगा हाईकोर्ट को कि वो क्या करे, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज प्रिपेयर करा। हाईकोर्ट क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा लिस्ट हॉलीडेज की सिविल कोर्ट्स में, ठीक है। और जो लिस्ट होगी वो पब्लिश होगी ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगी। अब हमने बात करते हैं सरदारनी कुलदीप कौर वर्सेस श्री मदन लाल के केस, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। उसमें क्या बोला था कि जो वेकेशन के टाइम पे सिविल कोर्ट कब देखेगा केसेस को, अगर वेकेशन चल रही तो कब देखेगा, जब पार्टी की कंसेंट होगी उस बेसिस पे हियरिंग करेगा वेकेशन के टाइम पे, ठीक है। हमने पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 पूरा पढ़ लिया, और लास्ट में हमने रिवीजन भी कर लिया है। और जो लास्ट में जो सेक्शंस मैंने आपको नहीं बताया उनको बस आप एक बार उनकी हेडिंग्स को देख लेगा, दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
अगर अब हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।